तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो ये क्लास सुबह आ जानी चाहिए थी, लेकिन सुबह हुआ ऐसा कि मैं जल्दी उठा। 6 बजे से उठता हूँ, 7:30 6:30 तक फ्री हो गया था, मतलब मुँह हाथ धुल के। और फिर 6:30 से लेके मैंने आपकी क्लास रिकॉर्ड करनी शुरू की। 6:30 से लेके और 8 बजे तक मैंने आपकी क्लास रिकॉर्ड की, जो आपकी 1 सवा 1 घंटे की आपकी हुई थी। 1 घंटा 8-9 मिनट की आपकी हुई थी वो। लेकिन आपको जैसे पता ही है कि लैपटॉप में मेरा बहुत भरा हुआ है, इसमें बहुत सारा आपका इसमें हैंग देखने को मिल रहा है, बहुत तकनीकी खराबी इसमें आ रही है बार बार। ये उसका वर्ड वगैरह जो MS वर्ड आपका है वो बंद पड़ जाता है। ठीक है, जो रिकॉर्डिंग वाला इशू था वो भी आपका, जो जिससे रिकॉर्ड करता हूँ आपका सॉफ्टवेयर है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो उस वजह से आपका पूरा का पूरा सिस्टम हो गया हैंग। ना आपका वो वर्ड कैंसिल हो पा रहा था, ना वो सेव हो पा रहा था, ना ये वीडियो पॉज हो पा रही थी, ना सेव हो पा रही थी। तो जिस चक्कर से मुझे बिल्कुल ही शॉर्टकट शट डाउन मारना पड़ा। और फिर जो डेटा था, जो क्लासेस थी आपकी रिकॉर्ड हुई और फिर सेव हुई नहीं। ठीक है, तो फिर मैं हो गया भ्रष्ट। 8 ऐसे बज गए थे रिकॉर्ड करते करते। अब एक बार इंसान जब 100 घंटे क्लास में रिकॉर्ड करे, अच्छे से समझाए समझाए, फिर वो ऐसे कुछ दिक्कतें आ जाए, फिर तो मानवीय व्यवहार होता ही भाई। मैं भी बिल्कुल वो ऐसा हो गया था फ्रस्ट्रेटेड बिल्कुल। मैं नहीं कर रहा अब। और फिर मैंने 8 बजे आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं की, फिर उसके बाद नहीं कर पाया मैं, क्योंकि फिर आपका नाश्ता वगैरह बनाना था, बाकी चीज़ें थी। फिर अभी 1.5-2 घंटे के गैप बाद मैंने सब कुछ काम निपटाया। फिर अब भी आपका टाइम हो रहा है 10:38। तो अब मैंने दोबारा आपका शुरू किया है। ठीक है, और अब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 घंटे की हम क्लास रिकॉर्ड करेंगे, जो मे बी आपका 12 बजे तक आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, 12 बजे तक जितनी क्लास आपकी रिकॉर्ड हम देखेंगे, 12 बजे से पहले, या 11:45 11:50 तक। ठीक है, और आप ये मान लो 11:50 आपके हो जाएंगे, और उसे अपलोड होते होते आधा घंटे टाइम लगता ही लगता ही है। तो 12:30 तक आपकी क्लास ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये वाली। तो एक क्लास हम अभी देख लेंगे 12:30। फिर उसके बाद मैं अगले पार्ट पे काम करूँगा आपके, इसके अगला पार्ट जो होगा। ठीक है, तो उसे भी ये मान लो कि उससे मैं जल्दी अपलोड कर लूँगा आपके, उससे जल्दी आप ये मान लो कि, तो 4:30 तक मैं उसे कोशिश करूँगा कि वो आपका सेकेंड जो पार्ट है पॉलिटी का, इसका है, जिसे मैं कोशिश करूँगा कि आपका आखिरी हो, उसमें आपका जो बचा हुआ सेगमेंट है वो आपको पूरा हो जाए। अगर 4:30 बजे वाले पार्ट में आपका, 4:30 या 5 बजे वाले पार्ट में अगर आपके कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, कुछ चीज़ें आपकी कवर नहीं होती है, फिर मैं एक क्लास आपकी और रिकॉर्ड करूँगा आज शाम को ही। और आपका जो है 4:30 का आपका जो कल का टाइम था, 8 या 8:15 बजे में अगला पार्ट आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हम देखने वाले हैं आज। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका पॉलिटी का सेगमेंट जो आपका पूरा आज आपका पेपर है खत्म हो जाए। ठीक है, और आज मैं मुझे आपका GS का पेपर जो 2 है वो पूरा फिनिश करवाना है कैसे करके। ठीक है, तो बिना देरी की हम सीधा आपका जो हम कल हमें बेसिकली हमने देखा था, वो हम देख रहे थे कहाँ। अच्छा, हम नीचे आ गए क्या? ठीक है, हमने कल देखा था आपका, यहाँ तक देखा था आपका 6वीं और 5वीं अनुसूची हम देख रहे थे बेसिकली, वो हमने समझा। मौलिक अधिकार का महत्व जो हो गया था आपका, ये भी हो गया था। हाँ, यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है, कि 6वीं अनुसूचित जो क्षेत्र है उनसे संबंधित आपके मुद्दे क्या हैं, चुनौती क्या हैं। ठीक है, अब अगला आपको देखना है संघीय संरचना, भारत की जो आपकी संघीय संरचना है उनके संदर्भ में। तो ये आपका इंट्रो आपको पता ही है कि जो भारत का संविधान क्या है, एक संघीय शासन प्रणाली है, परंतु उसका क्या है, एक एकात्मक जुड़ाव वाला संघवाद भी है। ठीक है, तो इसको आपको देखते रहना है। जो आर्टिकल्स आपके हैं, इनको आपको तो फिंगर आपके इसमें याद होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल हैं। ठीक है, आपका जो है जितने भी आपके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपके आर्टिकल हैं, उन्हें आप जब याद करोगे और उन्हें अगर आप अपने आंसर में डालते हो, तो आपका आंसर एक थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो उसमें नंबर आपके थोड़ा आपको अतिरिक्त मिलते हैं। जैसे आपका आर्टिकल हो गए, आपने कोई डेटा डाल दिया है, ठीक है, आपने कोई फैक्ट उसमें डाला है, कोई आपने कोट डाला है, किसी कोई बात ऐसी कही है। ठीक है, जब आप ऐसे अतिरिक्त प्रयास करते हो अपने आंसर में, सिर्फ थ्योरेटिकल बातों के अलावा, तब आपका आंसर एक बेहतर आंसर आपका बन जाता है। ठीक है, अब भारतीय संघवाद की बात करें, उसकी विशेषताएं क्या भाई? तो विशेषता क्या देखो, आपकी जो संघीय शासन के हैं उसमें आपको द्विस्तरीय संरचना आपको देखने को मिल रही है भाई। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इनकी बात आप करोगे। ठीक है, आप शक्तियों के विभाजन की बात करोगे भाई। ठीक है, आपने एक द्विस्तरीय संरचना आप देख लेना कि जो केंद्र क्या है, रक्षा विदेश नीति आपकी होगी, राज्य क्या है, पुलिस स्वास्थ्य, इन संबंध में आपकी चीज़ें हैं। शक्तियों का विभाजन की आप बात करोगे भाई, कि संविधान की 7वीं अनुसूची में आपकी शक्तियाँ उनका विभाजन किया गया है, इनकी बात आप करोगे। आप लिखित संविधान की बात करोगे, कि भारत का सबसे आपका विस्तृत संविधान बेसिकली है। संविधान की सर्वोच्चता की आप बात करोगे, स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करोगे, संविधान की कठोरता की बात करोगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये भारतीय संघवाद की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इन्हें आपको दोस्तों याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सेगमेंट भारतीय संघवाद की विशेषताएं।
अगला है कि भारतीय संघवाद की एकात्मक विशेषताएं, कि भाई आप वो विशेषताओं को बताओ जिससे आपका क्या है, संघात्मक प्रणाली होने के बाद भी आपका जो भारतीय संघ है उसकी जो एकात्मक विशेषताएं आपको दिखती है। तो आप बताओगे कि एक तो मजबूत केंद्र की स्थिति है भाई, उस पर ऐसा लगता है कि आपका एकात्मक स्थिति बनी हुई है, ठीक है। संघ सूची की बात कर लो आप, वित्तीय संसाधनों की बात कर लो आप, ठीक है। आप आपातकालीन शक्तियों की बात कर लो भाई, आर्टिकल 352-56 के तहत जो क्या है कि केंद्र सरकार है संपूर्ण नियंत्रण ले सकती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति की बात आप करोगे उसके माध्यम से क्या है, केंद्र अपना एक कंट्रोल स्थापित करने का काम करता है राज्यों पर। एकल संविधान और नागरिकता की बात करो भाई, आपका एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, आपकी संसद की श्रेष्ठता जो आपकी बनी हुई है, आपकी जो न्यायपालिका है, जो आपका निर्वाचन आयोग है, ये सब लिखे हैं आपका एकात्मक की आपकी विशेषताएं भारतीय संघवाद की। अब वर्तमान समय में भारतीय संघवाद की आपकी प्रमुख चुनौतियां क्या है, जी भी आपको तो देखना है। आप तो बोलोगे एक जो राज्यपाल की भूमिका पर जो आपका विवाद होता है बार बार, क्योंकि राज्यपाल क्या है, आप उसको केंद्र का एजेंट मानते हो भाई, उससे क्या आपको जो संघीय आपका बैलेंस है वो आपका इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। आपकी जो वित्तीय असमानता की बात करोगे कि राज्यों को क्या है, राज्यों की राजस्व प्राप्ति आपकी सीमित है भाई, जबकि व्यय आपका दायित्व तो आपका अधिक है। जीएसटी परिषद में भी जाओगे तो उसके निर्णयों में भी आपके राज्य की स्वायत्तता क्या है, आपकी सीमित होती है। आप केंद्र राज्य संबंधों में क्या है, आपके जो राजनीतिक तनाव की बात आप करोगे, ठीक है, इनकी बात करोगे आप, संसाधनों के विकास का असंतुलन जो बना हुआ है भाई उसकी बात करोगे आप अनुच्छेद 356 का जो दुरुपयोग आपका केंद्र के द्वारा किया गया बार बार, उसके बाद एग्जाम्पल करोगे आप सहकारी संघवाद की कमी की बात बोलोगे कि भाई नीति आयोग आपका हो गया, जीएसटी परिषद आपका हो गया, ये ऐसी संस्थाएं बेसिकली है, बनी तो हैं, लेकिन जो वास्तविक सहयोग की बात आती है तो उनमें इसकी भावना की कमी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका एक निष्कर्ष रूप में आप देखोगे, और इस संबंध आपके भारतीय संघवाद का सवाल जाए कि भारतीय संघवाद को एकात्मक झुकाव वाला संघवाद क्यों कहा जाता है। तो जो एकात्मक विशेषताएं थी ना उनको आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। ऐसे अन्य सवाल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अगला है केंद्र राज्य संबंध, आप देख लो भाई सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में, कि जो भारत का संविधान बेसिकली है वो एक आपका संघीय शासन प्रणाली को स्थापित करता है भाई। अब जिसमें क्या है, केंद्र और राज्य की सरकारों की भी शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन जब भारत की बात आती है, भारत का संघवाद की बात आती है, तो उसका जो झुकाव बेसिकली एकात्मक झुकाव वाला है, जिससे क्या होता है कि समय समय पर आपका जो केंद्र राज्य संबंध है उसमें आपके तनाव भी आपके उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और संविधान में इन संबंध जो बेसिकली आपके केंद्र राज्य के संबंध है, इन्हें आप तीन भागों में आप देखो। एक में विधायी संबंध क्या है, आपके प्रशासनिक संबंध क्या है, और वित्तीय संबंध क्या है, ये संबंधित अनुच्छेद है, इनका उल्लेख कर सकते हो, ठीक है। अब केंद्र, अगर हम वर्तमान तनाव की बात करें कि आपका केंद्र राज्य संबंध में क्या वर्तमान तनाव आगे बने हुए हैं, तो अब विधायी संबंधी तनाव की हम बात करेंगे, पहला वाला। इसमें क्या है, तो एक जो केंद्र की विधायी प्रधानता आपकी बनी हुई है, यानी कि आप संसद क्या है, आपातकाल होता है, राष्ट्रहित की बात कर दी आपने अंतर्राष्ट्रीय संधि की बात कर ली, इनके नाम पे क्या है, इनके नाम पे और राज्य सूची के विषयों पर भी आपकी कानून बना सकती है भाई, ठीक है। इसमें राज्यों की विधायी स्वायत्ता आपकी सीमित हो जाती है, तो ये आपका तनाव थोड़ा बन जाता है भाई। सेकंड आप क्या है कि जो राष्ट्रीय नीति हैं उनका एक तरफा जो निर्णय आपका जो निर्माण होता है, आप शिक्षा नीति की बात करो, आप कृषि कानून 20 की बात करो, आप जो अन्य पर्यावरण कानून है, ऐसे मामलों में आपने क्या है, राज्यों से आपके पर्याप्त परामर्श नहीं लिया जाता भाई। इससे क्या आपका जो सहकारी संघवाद की जो भावना है वो आपकी कमजोर हो रही है, उसकी डिक्रीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब प्रशासनिक संबंध में संबंधित क्या बोलोगे आप, कि भाई जो आपके राज्यपाल की भूमिका है वो आपकी विवादास्पद बनी हुई है, आप जो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हो वो भी एक चुनौती बनी हुई है। तो ये दोनों प्रशासनिक संबंधों के संबंधी आपके तनाव आ जाएंगे। केंद्र के द्वारा जो आपका नीतिगत हस्तक्षेप किया जाता है, यानी कि एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक चुनाव के द्वारा क्या है, आप आयुष्मान भारत जैसी अन्य योजनाओं के माध्यम से क्या है इनका संचालन करते हो, ठीक है। तो इनके राज्य के जो अधिकार क्षेत्र है उनको आप प्रभावित करने का काम कर रहे हो भाई, ठीक है। तो एक प्रशासनिक आपका तनाव आपका ये बना रहेगा संबंधों के संबंध में। और अगला आपका आता है कि वित्तीय संबंध संबंधित तनाव क्या भाई, कि भाई जो केंद्र का वित्तीय प्रभुत्व की बात आप करोगे, संघ सूची में आपका अधिक कर योग मध्य है भाई, जबकि राज्य के पास आय सीमित है लेकिन व्यय आपकी ज़्यादा है। आप जीएसटी व्यवस्था में क्या है, राज्यों की भूमिका आपकी सीमित बनी हुई है। आप अनुदान आधारित जो आपका निर्भरता बेसिकली आपकी है, यानी केंद्र के द्वारा क्या आपको जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड आपकी स्कीम बेसिकली है उसमें हिस्सेदारी तय करने से राज्यों की योजना आपकी स्वतंत्रता आपकी बाधित होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको तनाव वर्तमान समय आपको बताने किसमें, अगर सवाल आपका आए केंद्र राज्य संबंधों में वर्तमान तनाव की आपको चर्चा करनी है, समझ गए, ठीक है। अगला है राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव। ये आप देख लो कि विभिन्न दलों की सरकार की बात आएगी, आपका एनआईए सीबीआई ईडी जैसी आपकी एजेंसियां, इनका उपयोग अब राज्यों का आरोप किया है कि आपका केंद्र इन एजेंसियों का प्रयोग क्या है राजनीतिक दबाव के रूप में करता है। वो आपको देखने को मिलता है जहाँ अगर आप जो सेंटर की आपकी सरकार है, अगर राज्यों में आपकी विपक्ष की सरकार है तो वहाँ पर इनका उपयोग हो रहा है, ठीक है। इससे आपका संघीय संतुलन है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इन बातों को सबको ध्यान रखना है। अब बेहतर तरीके क्या हैं भाई, कि अगर आपको केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर ढंग से प्रबंध करना है तो आप सहकारी संघवाद जो आपका है उसे बढ़ावा देना है,
ये तरीके हैं, इन्हें आप पढ़ लेना। आप बोलोगे प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद आपको बढ़ाना है, यानी कि संघवाद तो बढ़ाना है, लेकिन राज्यों के बीच आपको एक कंपटीशन रखना है कि भाई अगर राज्य ए अच्छा बेहतर कर रहा है तो राज्य बी के अंदर ये भावना आनी चाहिए कि मैं राज्य ए से बेहतर अधिक अच्छा काम कर सकूं। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद आपको बनाना है भाई। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लो, आप एस्पिरेशनल आपको जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसके एग्जाम्पल आपके हो गए। ठीक है, मतलब राज्यों के बीच क्या आपको विकास की प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, वित्तीय विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं कि वित्त आयोग को आपको अधिक से अधिक आपको स्वतंत्र बनाना है, ताकि राज्यों को क्या है उनकी जो कर हिस्सेदारी आपकी होगी, उनका जो अनुदान वितरण हो गया वो बेसिकली आपका जस्टिफाई हो सके, न्याय संगत हो सके। आपका जीएसटी परिषद के जो निर्णय है उनमें राज्यों को आपको समान मतदान आपको शक्ति दी जाए। ठीक है, राज्यपाल पद के सुधार की बात आपकी गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति में क्या है आपको राज्यों की भूमिका आपको सुनिश्चित करनी चाहिए। राज्यपाल की भूमिका आपकी संवैधानिक सिर्फ प्रमुख तक सीमित रहे, ना कि एक राजनीतिक पर्यवेक्षक तक। संवैधानिक एवं संस्था के सुधार की बात आप करो, भाई आपका अंतर्राज्यीय परिषद है उसको सक्रिय किया जाए, राज्यों को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, संसदीय समितियों के माध्यम से आप राज्यों के मुद्दों पर आप नियमित विमर्श कर सकते हो। भाई आप राजनीतिक सद्भाव बढ़ाओगे, आप संवाद की स्थापना करोगे, तो इनके माध्यम से क्या है आपको संवैधानिक ढांचा बेसिकली है, उसके साथ साथ क्या आपको राजनीतिक परिपक्वता भी आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, सवाल क्या है जी आपके हैं। ठीक है, ये आप देख लेना। तो अगला आपका टॉपिक आता है कि अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ठीक है, तो अब भारत में क्या है लगभग 60% नदियां आपकी अंतर्राज्यीय आपकी हैं भाई, यानी वो एक से अधिक राज्यों से होकर बह रही है। और संविधान के अनुच्छेद 262 में आप जाओगे तो उसमें बात बोली गई कि संसद ऐसे विवादों के निर्णय के लिए आपके कानून बना सकती है भाई, और ऐसे मामलों में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को आपको प्रतिबंधित आपका किया जा सकता है। और इसी की तहत सरकार ने क्या किया, आपका रिवर बोर्ड्स एक्ट आपका जो है, ठीक है, नदी प्राधिकरण गठन हेतु, और जो इंटर स्टेट आपका रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 ट्रिब्यूनल गठन हेतु, ये आपके बनाए थे। ठीक है, ये आपको देखते रहना है। अब अंतर्राज्यीय नदी जल है उनमें विवाद जो हो रहे हैं उनमें वृद्धि के कारण क्या है भाई, तो एक बोलोगे एक तो भौगोलिक और जल वैज्ञानिक कारण है भाई, नदियों का जो प्रभाव है वो राज्य सीमाओं से बंधा नहीं है। ठीक है, तो इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है। आपको जो असमान वर्षा व सूखा बाढ़ हो रहा है उससे जल की उपलब्धता में भिन्नता आपकी आ रही है। राजनीतिक कारण क्या बोलोगे आप कि क्षेत्रीय दल आपके जो होते हैं वो राज्य अस्मिता की बात करते हैं, वोट बैंक की बात करते हैं, इसके लिए इनके विवादों को और बढ़ाते हैं। केंद्र या पड़ोसी राज्यों के खिलाफ आपको जल अधिकार का मुद्दा है वो आपका राजनीतिक हथियार बनता है भाई। ठीक है, इनका एग्जाम्पल आप दोगे। प्रशासनिक और संस्थागत कारण आप क्या बोलोगे कि भाई जो आपका रिवर बोर्ड एक्ट 1956 है उसके अंतर्गत कोई नदी बोर्ड अभी प्रभावी रूप से नहीं बनाया गया। केंद्र राज्य के बीच समन्वय की स्थायी संस्था का अभाव बना हुआ है। ठीक है, आर्थिक विकास संबंधी कारण क्या बोलोगे आप कि हर राज्य अपने जल स्रोतों के सिंचाई, उद्योग, बिजली और पेय परियोजना के लिए अधिक उपयोग करना चाहता है। ठीक है, आप न्यायिक संवैधानिक कारण क्या बोलोगे कि विवादों के निपटारे हेतु आपको ट्रिब्यूनल जो गठन होते हैं उनमें देरी होती है काफ़ी। ठीक है, आप जब निर्णय लागू करने के लिए जो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म की आपको कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, और जो ट्रिब्यूनल आपके बाद जो निर्णय आपका आ भी जाता है उसके बाद क्या है राज्य कई बार आपकी पुनर्विचार आपकी याचिकाएं दाखिल करते हैं, जिससे आपका जो मामला है वो आपका लंबित एक टाइम तक आपका रहता है। तो ये आप थोड़ा सा चुनौतियाँ आपको बताओगे। ठीक है, मतलब चुनौती नहीं कि क्या आपकी जो है कारण क्या है जिससे आपके जल विवाद आपके बढ़ रहे हैं। अब समाधान के संबंधित चुनौती क्या है भाई कि एक तो बोलोगे कि आपको ट्रिब्यूनल की लंबी प्रक्रिया है, आपका निर्णय का बाध्यकारी आपके बाध्यकारी नहीं सिर्फ आपके एक उसमें मतलब बाध्यकारी नहीं है, अमल में नहीं करती भाई राज्य उनके संबंध में। आप अपील का प्रावधान इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, आप क्या बोलोगे ट्रिब्यूनल के निर्णय के अनुपालन के लिए एक निगरानी आपका जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म उसका अभाव बना हुआ है। राज्यों के बीच जो साझा डेटा आपका हो गया, पारदर्शिता होगी, उसकी कमी बनी हुई है। राज्य सरकारें क्या है जल मुद्दों को क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़ देते हैं, जिससे आपका संवाद कठिन हो जाता है। मीडिया और जो जनभावनाएं वो विवाद बेसिकली उसको तूल देने का काम करती है, और कभी कभी हिंसक विरोध और जो कानून व्यवस्था की समस्या आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आपको कावेरी विवाद 2016 में देखने को मिला था। ठीक है, तो इन्हें आप थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, अब सुधार और समाधान के उपाय क्या भाई, आप कुछ विधिक सुधार करोगे, आप सहकारी संघवाद का दृष्टिकोण अपनाओगे, आप तकनीकी और डेटा पारदर्शिता अपनाओगे, जल संरक्षण और मांग प्रबंधन की बात करोगे, आप जन भागीदारी को बढ़ाओगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति को बढ़ाओगे। ठीक है, तो ये सब प्रयास अगर करोगे आप तो आपके जो जल संबंधी आपके मुद्दे हैं ये आपके किस हद तक आपके थोड़ा सा कम हो सकते हैं। ठीक है, फिर इसे आप कंक्लूजन के रूप में आप काम कर लेना, और फिर आपका ये संबंधित आपके सवाल है ये आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अगला है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सवाल आपका ये बन सकता है कि जो विधायिका क्योंकि कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी इनके बीच समन्वय की आवश्यकता क्यों है।
ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको पता ही है कि विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून को लागू करेगी और न्यायपालिका कानून की व्याख्या करेगी और न्याय आपका सुनिश्चित करेगी। ठीक है। अब तीनों के बीच आपका शक्तियों का पृथक्करण बना हुआ है, लेकिन पूर्ण पृथक्करण नहीं है, बल्कि कैसा आप पृथक्करण है कि आपको एक दूसरे का सहयोगात्मक समन्वय बेसिकली आपका जो है, आपका जो बीच कोऑर्डिनेटेड आपका सेपरेशन आपका किया गया है, ताकि आप एक दूसरे की हेल्प कर सको। ठीक है, सहयोग दे सको। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अलग ही हो गए, इन दोनों से अलग, तीनों अलग हो गए। ठीक है, तो इसकी बात बोली गई है। अब समन्वय की आवश्यकता क्यों है तीनों के बीच? अगर समन्वय होगा तीनों के बीच तो क्या होगा, जो शासन प्रणाली होगी उसका सुचारू संचालन आपका हो पाएगा। आप बोलोगे जो शक्ति संतुलन आपका होगा वो आपका बेसिकली बनाए रखा जा सकेगा। ठीक है, संविधान ने किसी एक संस्था को सर्वशक्तिमान नहीं बनाया। ठीक है, तीनों अंग क्या है, एक दूसरे को जवाबदेह बनाते हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका पर न्याय समीक्षा रखती है बेसिकली। विधायिका न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी कानून बनाती है। समझ लो, तो इन बातों को तो आपको देखते रहना है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता और विधि का शासन आप स्थापित कर पाओगे। आप लोकहित और नीति निर्माण में क्या है, उनकी निरंतरता के लिए आपके फायदेमंद है। आप लोकतंत्र में क्या है, जवाबदेही स्थापित कर सकते हो। आप परस्पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके प्रमुख आपके फायदे होंगे अगर तीनों के बीच आपका समन्वय स्थापित होता है। तो इन बिंदुओं को आपको देखते रहना है और सब टॉपिक जिसके अंदर है, सब बिंदु में जो दिए हैं उन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है। ठीक है, सवाल ये है कि अगर समन्वय नहीं होगा तो परिणाम क्या होगा? एक तो नीतिगत टकराव होगा तीनों के बीच, संवैधानिक संकट उत्पन्न होगा, प्रशासनिक गतिरोध आपका होगा और जनता का विश्वास आप पे कमजोर का पड़ता जाएगा। एग्जाम्पल, जो आपका एनजेसी आपका था बनाम जो कॉलेजियम विवाद आपका हुआ था। ठीक है, आपका न्यायिक सक्रियता बनाम आपका जो विधायी सर्वोच्चता से संबंधित आपके मामले हैं, ये बेसिकली आपकी जनता का विश्वास बेसिकली आप पे कमजोर करने का काम करते हैं। ठीक है, इसे करोगे आप कंक्लूजन के रूप में काम, और ये आपके हो जाएंगे संबंधित सवाल। ठीक है, कि भारत में विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के बीच समन्वय की आवश्यकता का विश्लेषण आपको करना है, सेम इसी फॉर्म में। ठीक है, अब संसदीय शासन प्रणाली काफी इंपॉर्टेंट है, नया टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है पूरी। अब पहला आपका सवाल जो बन सकता है वह कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता बताओ भाई, क्या विशेषता है? तो आप बोलोगे कि भाई जो भारत में संसदीय प्रणाली आपके ब्रिटिश मॉडल पे आपका बेस्ड है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? एक तो वास्तविक और जो नाम मात्र प्रमुख आपका है उनका विभाजन किया गया है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की आप बात करोगे, आप कार्यपालिका की संसद के प्रति आपको उत्तरदायित्व की बात आप करोगे, अनुच्छेद 75 की बात आप करोगे। ठीक है, आप बहुमत सिद्धांत की बात करोगे, सरकार वही बनाएगी जिसके पास लोकसभा में बहुमत हो। आप राजनीतिक एकात्मकता की बात करोगे कि कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य क्या है, अक्सर एक ही राजनीतिक दल के आपके होते हैं, जिससे आपका नीति निर्माण में आपका समन्वय रहता है। आप विपक्ष की संस्थागत मान्यता की बात करोगे, यानी विपक्ष को लोकतंत्र की आत्मा माना गया है। आप नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का जो दर्जा प्राप्त है भाई विपक्ष के संबंध में। आप प्रधानमंत्री की प्रधानता की बात करोगे कि भारतीय प्रणाली क्या है, प्रधानमंत्री प्रधान शासन भी कहा जाता है। विधानमंडल का वर्चस्व की बात करोगे आप कि कार्यपालिका संसद से ही निकलती है, इसीलिए विधायिका आपका सर्वोच्च मानी जाती है। राजनीतिक उत्तरदायित्व और पारदर्शिता की बात करोगे आप कि सरकार को क्या है, प्रश्नकाल की बात हो जाए, शून्यकाल की बात हो जाए, स्थायी समिति की बात हो जाए, इनके माध्यम से आपको जवाबदेह बनाया गया है। ठीक है, तो इन बातों को आपको थोड़ा सा विशेषताओं के रूप में आपको देखते रहना है। अब जो भारत में संसदीय प्रणाली जो आपने अंगीकार की है, तो आपने क्यों की भाई, इसके क्या कारण है? एक तो आपकी बोलो ये हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही भाई, ब्रिटिश शासन का 1919 से लेकर 35 के अधिनियम में क्या आपको संसद प्रणाली का अनुभव आपको प्राप्त हो चुका था। आप जो लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप आपको संसदीय प्रणाली देखने को मिलती है। ठीक है, आपकी जो राजनीतिक स्थिरता थी उसके लिए जो उपयुक्त आपका है, उस पर आपका ये प्रणाली बहुत स्थिरता है। विधिवत आपको विविधतापूर्ण समाज है, उस पर आपके लिए बेहतर है। आपका जो संवैधानिक आपकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बेसिकली आपका क्या है, कार्यपालिका का विधायक के प्रति आपका प्रत्यक्ष उत्तरदायी इसके माध्यम से रहती है। आपका जो राष्ट्रपति प्रधान प्रणाली है उसकी संभावित तानाशाही से बचा जा सके, इसके लिए एक व्यक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को रोकने हेतु भी आपका जो संसदीय मॉडल है वो आपका उपयुक्त समझा गया। तो ये बेसिकली आपके कारण थे अपनाने के। अब संसद के कार्य आप थोड़ा देख लो भाई कि संसद के कार्य क्या है। तो विधायी कार्य क्या है भाई, वित्तीय कार्य क्या है। विधायी कार्य में आप इन बातों का ध्यान रखोगे, कानून निर्माण, संशोधन, निरसन, संविधान संशोधन, अध्यादेश की स्वीकृति या स्वीकृति। वित्तीय कार्य क्या है, वार्षिक बजट पारित करना, अनुदान मांगे, विनियोग विधि पारित करना, आपका कैग की रिपोर्ट विचार करना। कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात क्या करोगे आप कि प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाना। न्यायिक कार्य क्या है भाई, आपका जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, इन सब के संबंधित जो आपके महाभियोग है उनकी प्रक्रिया की बात करोगे आप। संवैधानिक और जो अन्य कार्य हैं भाई, जो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात आप करोगे। आप राज्यसभा के माध्यम से आपका जो एक संघीय संतुलन बनाने का जो काम करते हो उसकी बात करोगे। इनकी आपकी बातें करनी है।
अब अगला बोल रहा है कि भारतीय आपकी जो विधायिका है उसके समक्ष आपकी जो चुनौतियां हैं उनको आपको देखना भाई। तो आप बोलोगे जो दल बदल आपका जो दल बदल विरोधी कानून है उनकी सीमाएं आपकी है, आपका जो विधायी कार्यों की गुणवत्ता की गिरावट जो आपकी हो रही है, संसद की जो कार्यवाही में आपका व्यवधान आ रहा है, जो राजनीतिक गतिरोध आपका हो रहा है, स्थायी समितियां हैं उनकी सिफारिशों की जो अनदेखी आपकी है, राजनीतिक अपराधीकरण और जो धन बल का प्रयोग आपका किया जा रहा है, इसलिए कानून निर्माण की वजह क्या आपको जो राजनीतिक बयानबाजी फालतू की जाती है उसका एक मंच बनकर रह गया है। संसदीय उपस्थितियों को गिरना भाई, आपकी उपस्थितियाँ बहुत कम रहती है, आपका जो विमर्श संस्कृति बेसिकली उसमें आपका ह्रास हो रहा है। तो भारतीय विधायिका के समक्ष आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब प्रमुख संसदीय सुधार की बात आप करोगे, किस तरीके से आप कर सकते हो भाई। ठीक है, अब अगला है कि जो प्रमुख संसदीय विशेषाधिकार है उन्हें थोड़ा आपको जान लें कि संसद में आपको कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए हैं बेसिकली, ठीक है, संसदीय संदर्भ में। तो आप आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 की बात करोगे, उनमें कुछ विशेष आपके अधिकार दिए गए हैं कि भाई आपको भाषण की स्वतंत्रता है, आपको संसदीय कार्यवाही है उसमें हस्तक्षेप की मुक्ति की बात आप करोगे, ठीक है, सीधा हम उसमें जा रहे हैं, फैक्चुअल जा रहे हैं, ठीक है। संसद की अवमानना अगर करते हो तो उस पर दंड का अधिकार की बात बोली गई है। आप संसदीय रिपोर्ट और कार्यवाही पर कानूनी कार्यवाही से आपको संरक्षण है भाई। आपके आंतरिक मामलों में क्या है, आपको स्वायत्ता दी गई है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है, ताकि संसदीय गरिमा बनी रहे और जो आपको कार्य स्वतंत्रता की आपकी रक्षा हो सके, ठीक है। तो प्रमुख संसदीय विशेष अधिकारों को आपको इनमें तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब भारतीय लोकतंत्र विपक्ष की भूमिका थोड़ा ये जान लो आप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लोकतंत्र होगा, बेहतर अच्छे मजबूत लोकतंत्र होगा, मतलब विपक्ष होगा, तो उससे सरकार की नीतियां हैं उनकी आप रचनात्मक आलोचना कर पाओगे। आपके पास एक वैकल्पिक नीति दृष्टिकोण आपको प्रस्तुत करने के लिए संसद में इनकी भूमिका है। आप संसद में क्या है, सरकार को आप अकाउंटेबल बना पाओगे, आप लोकहित के मुद्दे उठा पाओगे, जनमत का आप प्रतिनिधित्व कर पाओगे, ठीक है। संसदीय समितियों में संतुलित आपको बनाए रखोगे भाई, ठीक है। आप राजनीतिक शिक्षा और जन जागरण आप बनाओ, उसके लिए काम आएगा। जो संवैधानिक मर्यादा के भीतर के आप लोकतांत्रिक असहमति का अभ्यास के संदर्भ में भी आपका जो मजबूत विपक्ष है, एक अच्छा विपक्ष आपका लोकतंत्र में आपका होना चाहिए, ठीक है। इसकी भूमिका आपकी बनी है, ये आप थोड़ा सा कंक्लूजन के रूप में आप देखोगे, ठीक है। और जबकि आपके संभावित सवाल हैं इन्हें आपको थोड़ा सा देखते रहना है, ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब अगला आपका है कि जो राजनीति में महिलाओं की कम भागीदारी, एक टॉपिक ये आता है कि भाई क्यों है, ठीक है, या इनसे संबंधित कोई सवाल आपका बन गया इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप आंकड़े की बात करो लोकसभा में 24 तक, तो कुल सदस्य आपके 543 हैं, महिला आपकी लगभग 78 है, जबकि 14% है। जबकि जनसंख्या कितनी है महिलाओं की, आपकी लगभग 50% आपकी तो है, 140 करोड़ में से आपका लगभग 70 करोड़ आपकी तो महिलाएं। अब उन 70 आपका जो 50% अगर उनका वेटेज है तो 50% में सिर्फ आपका जो कितना है लोकसभा में 14% है भाई, ठीक है। और ये अब तक का खैर सबसे अधिक है वैश्विक स्तर पर देखोगे तो, लेकिन 26% जो है उससे भी अभी आपका वर्तमान कम बना हुआ है। अगर राज्य विधानसभा की बात करो तो औसतन आपको 9 से 10% आपकी महिलाएं आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन थोड़ा सा आंकड़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। स्थानीय निकाय की बात करोगे आप, ठीक है, तो उसमें आपका जो है 1/3 आरक्षण की बात की गई है, आप कहीं आपको 50% भी है, तो लगभग 13 लाख महिलाएं आपकी पंचायत और नगर पालिका स्तर पर निर्वाचित की गई है। वैश्विक तुलना करोगे तो भारत आपका 140वें स्थान पर है भाई। नेपाल और बांग्लादेश संबंधी जो देश जैसे देश हैं वो भी हमसे बहुत आगे हैं, ठीक है। वहाँ 33% और बांग्लादेश 21% हमसे आगे बनी हुई है, ठीक है। अब सवाल आपका आता है कि भाई जो संसद और राजनीति में बेसिकली जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी भागीदारी में जो बाधाएं क्या आती है, तो आपको जो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना आपकी है उसका बात करोगे, आपके जो राजनीतिक दल हैं उनकी अनिच्छा की बात करोगे आप, उसमें आपका टिकट वितरण की में उपेक्षित की बात करोगे, दलों की प्राथमिकता आपका क्या है उसकी बात करोगे, आप आर्थिक निर्भरता की बात करोगे, चुनाव प्रचार और जो खर्च में महिलाओं की सीमित पहुंच की बात करोगे, आप सुरक्षा और सामाजिक दबाव की बात करोगे, राजनीतिक प्रशिक्षण और नेटवर्क की कमी की बात करोगे, आप राजनीतिक वंशवाद की बात करोगे, ठीक है। अधिकांश महिला क्या नेता राजनीतिक परिवार से आती है भाई। आप जो वैधानिक ढांचे में आपका अपर्याप्त आरक्षण की बात आप करोगे, ठीक है। तो इन बातों को, जैसे अभी जो आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल आपका हुआ है वो अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। आपको जो नारी शक्ति बंधन आपका अधिनियम है उसकी बात जो पूरा 29 के बाद अभी आने को आएगा। तो ये बेसिकली आपकी कुछ बाधाएं हैं। और अगर आपको उपाय करने, क्या आप बोलोगे कि भाई आप बोलोगे जो महिला आरक्षण विधेयक है उसको भाई जल्द से जल्द आपको शीर्ष कार्यान्वयन उसका करना है, उसको लागू करना है, ताकि जो 33% का आरक्षण है वो आपका सुनिश्चित किया जाए। आपका जो राजनीतिक दल है उनके भीतर भी आपको जेंडर कोटा आपको देखना पड़ेगा। टिकट वितरण में आपको न्यूनतम 33% या 40% 45% महिलाओं के आपके जो उम्मीदवार हैं उनकी बाध्यता रखनी पड़ेगी। आप राजनीतिक प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम की बात करोगे आप, ठीक है। आप सामाजिक और मानसिक दबाव जो है उनमें आपको सुधार करने की आपकी आवश्यकता है भाई। आप वित्तीय सहयोग और सुरक्षा तंत्र के माध्यम से आप
महिला प्रत्याशियों के लिए आप अभियान चला सकते हो, आप कानूनी सहायता या सुरक्षा प्रोटोकॉल की स्थापना कर सकते हो, आप महिला प्रतिनिधियों की भूमिका को सशक्त बनाने का काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ उपाय के माध्यम से आप इसको थोड़ा टैकल कर सकते हो। ये आप कंक्लूजन के रूप में आप देख लेना। ठीक है, और बेसिकली आपका ये आपका ठीक है, ये सवाल हम साथ में देखते हैं। ठीक है, तो अगला आपका एक दल विरोधी कानून, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दल बदल आपका जो कानून है थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, तो आपका जो दल बदल विरोधी कानून है, आपको जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 85 में, उससे संबंधित है। और संविधान में आपकी 10वीं जो आपकी अनुसूची थी वो आपकी जोड़ी गई इसके माध्यम से। उद्देश्य क्या था कि जो आपको एक राजनीतिक आपकी स्टेबिलिटी आपको बनाए रखनी है, और जिससे आपकी सत्ता की खरीद फरोख्त आपकी हो रही वो जो आपकी बढ़ रही थी। क्योंकि 1985 का ये दौर ऐसा था, उस टाइम तक ऐसा होता था कि आपके राजनीतिक जो लोग जो नेता वगैरह हैं वो आज इस दल में, कल इस दल में, परसों इस दल में, फिर नरसों वापस इस दल में, तो जब मर्जी आ रहे कहीं भी चले जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको सत्ता की खरीद फरोख्त आपकी हो रही थी। ठीक है, तो इसी चीज़ को रोकने के लिए बेसिकली आपको जो 52वां संविधान संशोधन आपका 85 में लाया गया था। अब मुख्य प्रावधान क्या है भाई, कि कोई विधायक और सांसद क्या करता है, अगर अपनी पार्टी के सदस्य जीतने का छोड़ देता है या पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है, तो उसकी सदस्यता आपकी समाप्त की जा सकती है। अधिकार किसके पास है, निर्णय का अधिकार आपका स्पीकर या चेयरमैन के पास है। आर्टिकल 102 की बात करोगे, आप 191 की बात करोगे। अब इसका महत्व क्या है कि आपकी जो राजनीतिक स्थिरता है उसको आपको बढ़ावा देना है भाई। आपका भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, सत्ता लालच के बारे में आपको रोक लगानी है। आपको विधायिका की जो नैतिकता और जो अनुशासन है उसको बनाए रखना है। ठीक है, आपका लोकतंत्र की जो पवित्रता और जो नीति आपकी निरंतरता है उसको संरक्षण देने का काम करना है। अब प्रमुख चुनौतियाँ क्या है, कौन सी जो आपको दल बदल विरोधी कानून से संबंधित आपकी चुनौती क्या है। तो एक तो बात आती है इस जो आपके स्पीकर है उनकी निष्पक्षता पर आपका प्रश्न आपका उठता रहता है। क्योंकि आपको जो स्पीकर होता है बेसिकली वो प्राय आपका क्या है, उसी सत्ता दल का होता है। ठीक है, और उस पर बेसिकली आपका क्या है, प्राय आपके राजनीतिक दबाव में बेसिकली उसके जो निर्णय आपको देखने को मिलता है। अब ये बात कब आई थी, जो केसवन आपका जो भारतीय आपका हुआ था बनाम आपका जो सॉरी वो आपका जो नवाब आपका रेवा केस था, उस मामले में आपका ये मुद्दा आपको उठा था। आपका जो विधायी स्वतंत्रता है उसमें बाधा की बात आप करोगे कि सदस्य क्या है अपनी अंतरात्मा या मतदाताओं की राय के विरुद्ध क्या है पार्टी लाइन पर चलने के लिए आपको बाध्य होते हैं भाई। ठीक है, आप सामूहिक दल बदल की वैधता की बात आप करो कि भाई 2/3 दल बदल के है, अगर 2/3 आपके मेंबर हैं दल बदल करते हैं तो उसको वैध मानने से क्या है, अक्सर बड़े पैमाने पर जो राजनीतिक जोड़ तोड़ आपके होते हैं भाई, छोटे स्तर पे नहीं। आप न्यायिक देरी की बात करोगे, स्पीकर के निर्णय में आपका विलम्ब जो होता है, कई बार क्या है पूरे कार्यकाल तक मामला आपका लंबित ही रहता है। राजनीतिक नैतिकता की कमजोरी भाई, कानून तो बना है लेकिन उसके बावजूद भी आपका सिस्टमेटिक आपका डिफेक्शन की बात है। जैसे हम महाराष्ट्र में आपने देखा था, मणिपुर, गोवा में आपके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। केंद्र राज्य राजनीति में अस्थिरता की बात करोगे आप कि लगातार जो सरकारों का गिरना आपका जो एक टाइम था, आपका जो खरीद फरोख्त घटनाएं बेसिकली ये भी आपकी एक चुनौती के रूप में काम कर रही है। ये सुधार के लिए आपके सुझाव है, ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना भाई। स्पीकर की भूमिका को आपको निष्पक्ष बनाना है, आपको दल बदल की परिभाषा स्पष्ट करनी है, समय सीमा तय करनी है, राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ाना है, जनप्रतिनिधित्व कानून में आपको समन्वय करना है। ये बेसिकली आपको देखते रहना है। ठीक है, इसे आप कंक्लूजन के रूप में आप देखना, और फिर आपका ये आपका मॉडल आपके कुछ सवाल हो जाएंगे। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कर देना। ठीक है, अब भाई संसदीय जांच, संसदीय नियंत्रण, ये थोड़ा सा आपको देखना है कि भारत में आपको जो संसदीय शासन प्रणाली है, जो कार्यपालिका विधायक के प्रति आपकी उत्तरदायी है। ठीक है, तो संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं बल्कि सरकार की आपकी जो काम वगैरह है उन पे आपको निगरानी करने का भी काम करती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा देखना है। अब इसे संसदीय जांच बोलते हैं, या स्वीकृति के माध्यम से क्या है इसको बेसिकली आपको सुनिश्चित किया जाता है आपका जो सरकार संविधान, नीतियाँ और जनहित के अनुरूप कार्य कर सके भाई। तो ये सरकार आप ये काम कर सके संविधान, नीति और जनहित के अनुरूप, इसके लिए बेसिकली आपको संसदीय जांच संबंधी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब संसदीय कंट्रोल जो बेसिकली आपको जो मेथड कौन सा है आपका जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, कौन कौन से तरीके आपके पास हैं। तो आप बोलोगे कि भाई एक तो प्रत्यक्ष विधायी समाधान कौन कौन से, और संसदीय समितियों के माध्यम से आपके जांच कौन कौन से। तो प्रत्यक्ष कौन कौन से हैं, आप बोलोगे प्रश्नकाल भाई, प्रश्नकाल के माध्यम से क्योंकि हर कार्य दिवस से पहले क्या होगा 1 घंटे में आपको सांसद क्या है सरकार से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं, और इस संसद का सबसे प्रभावी नियंत्रण उपकरण आपका यही प्रश्नकाल माना जाता है। ठीक है, महत्व क्या है कि मंत्रियों को जनता के प्रतिनिधित्व के प्रति आपको जवाबदेह बनाता है। इस पर अलग से आपका सवाल बन सकता है प्रश्नकाल पे। ठीक है, इसलिए आपको अच्छे से करके जाना है। आपका नीतियों पर आपका स्पष्टीकरण, पारदर्शिता और सूचित करता है बेसिकली। आपका एग्जाम्पल रेल हादसे, मूल्य वृद्धि, रोजगार आदि पर सीधा प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार आप तो कुछ स्टार प्रश्न होते हैं, कुछ अनस्टार प्रश्न होते हैं, ठीक है, तारांकित अतारांकित बेसिकली आप बोलते हैं, कुछ शॉर्ट नोटिस प्रश्न आपके होते हैं। तो इनको तो सबको देखते रहना। ठीक है,
उम्मीद है कि अगर प्रश्न निकालो शून्यकाल पर आपका सवाल बन सकता है, इसलिए आप उन दोनों को आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो शून्यकाल 1962 में आपका प्रारंभ हुआ था भाई। क्वेश्चन आवर के बाद जो 30 मिनट का समय होता है उसमें आपका शून्यकाल का टाइम है, जिसमें संसाधन क्या है, आपको तत्काल जो कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है उसे बेसिकली आप उठा सकते हो, ठीक है। और संसद में आपका जो लोकमत और जो जवाबदेही है उसका एक जीवंत मंच आपका यही है। तीसरा, आप अल्पकालिक चर्चा की बात करोगे भाई, जो आप नीतिगत या प्रशासनिक विषयों पर आपका चर्चा क्या है, बिना मत विभाजन की जो होती है, ठीक है। इस पे क्या है ठीक है, इसे अब अल्पकालिक की बात करोगे आप, आपको जो विश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, यानी कि संसद तो क्या है, कार्यपालिका पर विश्वास नहीं रह जाता, तो वो अविश्वास प्रस्ताव आपका लाती है भाई। पारित होने पर क्या आपको पूरे मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, ठीक है। और ये लोकतांत्रिक जो उत्तरदायित्व का सर्वोच्च साधन आपको यही है, ठीक है। तो इसे आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना है। कटौती प्रस्ताव की बात आप करो भाई, कि बजट को किसी मद में कटौती का प्रस्ताव संबंधी भाई, तो इसमें आपका नीतिगत कटौती आपको होती है, प्रतीकात्मक कटौती, आर्थिक कटौती, ये सब बेसिकली आपका बजट का पार्ट है, वो इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट में पढ़ना होता है, ठीक है। यहाँ भी बेसिकली हम देखते हैं वैसे पॉलिटिकल संबंध है। आपका ध्यान आकर्षण आपका प्रस्ताव आपका हो गया, आपका निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। तो ये सब आपके जो 7 आपके तरीके हैं, ये क्या है, आपके प्रत्यक्ष आपके तरीके हैं, किस पे, आपके जो एक वो है संसदीय समितियों के माध्यम से, जो प्रत्यक्ष आपका क्या है, विधायी साधन आपके हैं संसदीय नियंत्रण के। अगला भी ये बोल रहा है कि जो आपका संसदीय समितियों के माध्यम से भाई, अब इसमें आप देखो यहाँ पे कि संसदीय समितियों के माध्यम से जांच कैसे होगी, तो आपकी जो लोक लेखा समिति है उसका एग्जांपल दोगे आप, आपको जो एस्टिमेट आपकी कमेटी है, आपका जो लोक उपक्रम कमेटी आपकी होगी, जो आपकी विभागीय स्थायी आपकी जो समितियां होंगी, ठीक है। आपको जो नैतिकता समिति, विशेष जांच समिति आपकी होगी, तो इनके माध्यम से आपको थोड़ा सा जो संसदीय समितियां हैं उनके माध्यम से जांच की बात, ठीक है। तो इनको आपको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है, संसदीय नियंत्रण के बारे में। वित्तीय नियंत्रण के साधन भाई क्या है, आपका जो वार्षिक बजट, अनुदान की मांगे, ये आप देख सकते हो, आप छोड़ सकते हो। अब इंपॉर्टेंट थोड़ा ये है कि प्रश्नकाल का महत्व, ये महत्व क्या भाई, एक तो लोकतांत्रिक जवाबदेही का मूल उपकरण आपका बना हुआ है, नीति निर्माण में पारदर्शिता आपकी लाता है, आपका लोकमत निर्माण के संबंध में आपका काम करता है, आप विपक्ष की भूमिका को आप मजबूत बनाते हो भाई, इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा जाता है, नागरिक हितों की रक्षा की जाती है। तो ये बेसिकली आपके प्रश्नकाल के महत्व हैं, इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब संसदीय जांच की सीमाएं क्या हैं, चुनौती क्या है, तो संसद में आपकी समय की कमी रहती है भाई, विस्तृत विमर्श आपका संभव नहीं हो पाता, पार्टी विप के कारण क्या होगा, सांसद क्या स्वतंत्र रूप से आपका प्रश्न नहीं आपके उठा पाते, समितियों की अनुशंसाएं आपकी बाध्यकारी नहीं है भाई, प्रश्नकाल कई बार आपका निलंबित आप बाधित होता है, ठीक है। तो इसको आपको देखते रहना है, ठीक है। तो और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो संसदीय जांच की सीमाओं और चुनौतियों में आपको इन बातों को ध्यान रखना है, आपको कंक्लूजन में आप इन बातों को ध्यान रखना है, और ये आपके संबंधित आपके सवाल हो गए, ठीक है। अब है भारत में न्यायिक व्यवस्था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे आपके जो सब टॉपिक इसके अंदर है आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट वो हैं, तो उन्हें हम देखेंगे, ठीक है। अभी क्लास देखेंगे अगर तो अभी आधा घंटा हुआ, ठीक है। तो अगर हम भारत की न्यायिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो आपका जो भारत की न्याय व्यवस्था की रूपरेखा क्या है, तो आपको पता है ये 3 अंग हैं भाई, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका एक स्वतंत्र एक सर्वोच्च आपकी संस्थान है, और संविधान के भाग की बात करोगे आप, भाग 4 की अनुच्छेद 124 से 47 की बात करोगे, सर्वोच्च न्यायालय की बात बोलता है। भाग 6 की बात करोगे आप, अनुच्छेद 214 से लेके 231 तक, उसमें उच्च न्यायालय की बात की गई है। फिर भाग आप अगर 9 में आओगे, और भाग अगर 9A में आओगे, तो न्यायालयों के अधीन आपकी संरचना दी गई है, ठीक है। तो बेसिकली इन सब बातों को आपको थोड़ा सा एक देखोगे कि जो आपके एक व्यवस्था के आपके एकीकृत आपकी जो न्यायपालिका है उस पर आपके आधारित है, ठीक है। यानी कि केंद्र राज्य दोनों के लिए आपका एक ही न्यायिक प्रणाली की बात की गई है, ठीक है। अब सर्वोच्च न्यायालय की विशेषताएं क्या है भाई, एक तो संवैधानिक आधार की बात करोगे आप, संरचना की बात करोगे आप, कार्य अधिकार की बात आप करोगे, ठीक है, इन सब की आप बात करोगे, ठीक है। भारत का जो गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी बात करोगे, तो ये बेसिकली आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय की विशेषताएं के रूप में आपको देखना है, ठीक है। अब आपको जानना है कि चुनौतियां कौन कौन सी, कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख आपके समक्ष कौन कौन चुनौतियां हैं। तो एक बोलोगे जो आपके मुकदमे हैं, उनका जो आपके लंबित होने की बात करोगे, ठीक है। अगर 25 तक आप देखोगे तो 80,000 से अधिक आपके जो मामले लंबित हैं, मे भी इससे ज़्यादा ही आपको देखने मिलेंगे। न्यायिक प्रणाली पे आपको जो भारी बोझ पड़ रहा है भाई, आप न्यायाधीशों की कमी की बात करोगे, कि उच्च न्यायालय और जो निचली अदालत हैं उनमें बड़ी संख्या में आपके पद खाली पड़े हुए हैं, न्याय वितरण में आपकी देरी बनी हुई है। कॉलेजियम प्रणाली की आप बात करोगे, कि कॉलेजियम प्रणाली पर विवाद की बात करोगे भाई, कि पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी के आरोप आपके लगते हैं, सरकार और न्यायपालिका के बीच आपको जो टकराव होता है, न्यायिक सक्रियता बनाम अतिक्रमण की बात करोगे, कि न्यायपालिका की नीति निर्माण में हस्तक्षेप को लेकर आपकी आलोचना होती है,
ठीक है। सुलभता की समस्या की बात करें कि गरीब और जो ग्रामीण नागरिक हैं उनके लिए न्याय पाना बहुत ही कठिन बात है भाई। तकनीकी अनुकूलन की कमी है। ई कोर्ट जो प्रणाली है उसके बावजूद क्या आपको तकनीकी अवसंरचना है वो आपकी कमजोर बनी हुई है। अब न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है भाई? एक तो संविधान के संरक्षक के रूप में काम कर रही है, एक न्यायिक पुनरीक्षण के रूप में काम कर रही है, ठीक है, एक न्यायिक सक्रियता के रूप में काम कर रही है, ठीक है, सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों पर आप जो हस्तक्षेप आप करते हो, आप जनहित याचिका के रूप में आप इसकी भूमिका देखते हो, लोकपाल के रूप में भूमिका देखते हो, संवैधानिक संतुलन बनाए रखने में इनकी भूमिका बनी हुई है। तो ये 5-6 आपके प्रमुख आपकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं जिनको आपको न्यायपालिका के संदर्भ में आपको याद रखना है। अब एक अगला आता है इंपॉर्टेंट कि जो आपका जो प्रिंसिपल कौन सा आपका जो नेचुरल आपका जस्टिस है, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है वो क्या है। तो इसको आपको इस तरीके से जानना है कि जो आपका ये प्रणाली क्या आपका ये न्याय प्रणाली का मूल नैतिक आधार है भाई। उसका उद्देश्य क्या है कि न्याय केवल क्या है किया ही न जाए बल्कि न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये आपको याद रखना है। मुख्य सिद्धांत क्या है आपका? आप बोलोगे कि किसी व्यक्ति को क्या है दोषी ठहराने से पहले क्या उसे अपनी बात कहने या पूरा अवसर दिया जाना चाहिए भाई अपनी बात कहने का, यानी कि उसे सुनवाई का अधिकार बोल सकते हो आप, ठीक है। आप बोलोगे कोई भी व्यक्ति क्या अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता भाई। निरपेक्षता का सिद्धांत ये बोलता है निर्णय क्या निर्णय आप जो दोगे उचित तर्क और कारणों पर आपका बेस होना चाहिए। न्याय प्रक्रिया में क्या है किसी प्रकार का पक्षपात या दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकी बात बोलोगे तो आपका जो बेसिकली आपका जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आपको इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के संदर्भ में, ठीक है। अब सुधार के लिए उपाय क्या है भाई न्यायपालिका में भारत के संदर्भ में? तो आपको क्या है न्यायाधीशों की संख्या आपको बढ़ानी है भाई, उससे आपका न्यायिक भार कम होगा। आपको फास्ट ट्रैक और ई कोर्ट्स हैं उनके माध्यम से मुकदमों का शीघ्र आपको निपटारा करना है। आपकी जो लोक अदालतें आपकी हो गई है, आपका जो एडीआर आपके न्याय की जो आपका ऑल्टरनेटिव आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपका हो गया, इनको आपको और बढ़ावा देना है। आपकी जो कॉलेजियम प्रणाली है उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी लानी है भाई, ये आपकी नियुक्ति प्रक्रिया को एक सुधार का काम करेगी। आपका जो न्यायिक उत्तरदायित्व है उस कानून को आपको लागू करना है। आपका जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल है उसको लागू किया जाए। आप बोलोगे कि न्यायिक प्रशिक्षण की बात करोगे, आप तकनीकी उन्नयन की बात करोगे, तो इनके माध्यम से बेसिकली आपको क्या है एक सुधार के कुछ उपाय आप बता सकते हो, ठीक है। और ये आपका कंक्लूजन रहेगा, ठीक है। अब एक आता है कि न्यायिक विलंब। अब भारतीय न्याय प्रणाली का मूल उद्देश्य क्या है भाई कि आपको समय पर न्याय देना है, परंतु अगर आज आप देखते हो तो ये प्रणाली आपके न्याय में दे रही है क्या है अन्याय की स्थिति जैसी आपकी इससे सूझ रही है जो आपकी जूझ रही है बेसिकली, ठीक है। और भारतीय न्यायालयों में क्या आपके लाखों मुकदमे वर्षों से आपके लंबित पड़े हैं भाई, जिससे आपकी न्याय प्रक्रिया की आपकी प्रभावशीलता पर आपका प्रश्न चिन्ह लग गया है, ठीक है। न्याय मिलते मिलते लोग बुढ़े हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं और न्याय का पता ही नहीं, ठीक है। अगर न्याय विलंब की बात करोगे आप तो सर्वोच्च न्यायालय में आपका लगभग 80,000 मामले क्या है सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ आपके गंभीर लंबित मामले के पड़े हैं। उच्च न्यायालय में आप जाओगे तो 60 लाख प्लस आपके लंबे मामले आपके पड़े हुए हैं, ठीक है। कई पद आपके रिक्त आपकी खाली पड़े हैं इसमें। जिला एवं जो अधीन न्यायालय हैं उसमें देखोगे तो लगभग 4.4 करोड़ मामले के हैं आपके, और लंबित सबसे अत्यधिक भार आपके जिला स्तर के अधीन जो न्यायालय उनमें आपको पड़े हुए हैं। कुल लंबित मामलों में अगर भारत में आप तीनों को मिला के देखो तो लगभग 5 करोड़ से अधिक ऐसे मामले हैं जो पता नहीं कितने सालों से आपके लंबे पड़े हैं। हर दिन ऐसे मामले आपके दर्ज हो रहे हैं, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी जो लंबी सूची आपकी इसी की है, ठीक है। और औसतन आप देखोगे तो किसी भी सामान्य दीवानी मामले को निपटने में अगर बात आती है तो 5 से 10 वर्ष लग रहे हैं भाई। और भारत विश्व न्याय व्यवस्था रैंकिंग में नीची स्थिति पर है। रूल ऑफ जो लॉ इंडेक्स 23 की बात आप करो तो उसमें भारत क्या आपका 77वें स्थान पर है भाई। तो देख रहे हो कि स्थिति कितनी दयनीय बनी हुई है, कितनी चिंता वाली बात है कि भाई 5 करोड़ मामले ऐसे ही आपके लंबे पड़े हुए वर्तमान टाइम पे। अब न्यायिक विलंब जो हो रहा है उसके प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहले आप लोग कि न्यायाधीशों की कमी बनी हुई भाई। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर आपके मात्र 21 न्यायाधीश हैं। सिपाही आपके 500 आपके न्यायाधीश होने चाहिए, सॉरी 50 आपके होने चाहिए। न्यायालय में क्या हजारों पद आपके रिक्त पड़े हुए हैं। भौतिक एवं जो पुरानी आपकी अवसंरचना का अभाव बना हुआ है, पुरानी इमारतें हैं भाई, अपर्याप्त कोर्ट रूम है, एक कोर्ट प्रणाली का अधूरा क्रियान्वयन आपका हो रहा है। मामलों के अधिक आपकी जो संख्या आपकी हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, विधिक जागरूकता बढ़ रही है, हर चीज़ के लिए आपके मुकदमे दायर हो रहे हैं। छोटी छोटी आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसके लिए आपका मुकदमा दायर हो जा रहा है। तो मामलों की अत्यधिक संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। सरकारी मुकदमेबाजी की बात करो आप, कुल लंबित मामलों में आप देखोगे तो लगभग 60-70% मामले क्या है उसमें आपके जो सरकार है वो आपके पक्षकार होती है। विभागीय अपीलें आपकी बोलोगे तो ये आपके संरचनात्मक आपके कारण है। आपका जो बार बार स्थगन हो रहा है वकीलों द्वारा सुनाई जो आपकी कराई जाती है कि सर हमें अगली डेट दे दो, अगली डेट दे दो,
तो आपका स्थगन जो आपका हो रहा है भाई, आपकी जटिल विधिक प्रक्रिया आपकी बनी हुई है, लंबा दस्तावेजी काम आपका जो होता है, गवाहों की अनुपस्थिति, सबूतों में देरी, न्यायिक कर्मचारियों की कमी, कमजोर प्रबंधन, ये आपका हो गया। इसके अलावा जो फास्ट ट्रैक न्यायालय हैं उनका सीमित प्रभाव बोलोगे आप, वैकल्पिक विवाद निपटान का आपका क्या है अपर्याप्त उपयोग आप बोलोगे, लोक अदालत का अस्थायी स्वरूप आप बोलोगे, केस मैनेजमेंट सिस्टम की अनुपस्थिति आप बोलोगे, ई कोर्ट परियोजना का बेसिकली देखो फिर से वही इशू हो गया आपको। ई कोर्ट परियोजना का आपका आंशिक कार्यान्वयन आपका हो गया, ठीक है। इन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा तो मुझे वीडियो यहीं भी रोकनी पड़ेगी इससे पहले कि आपका पूरा हैंग हो जाए, ठीक है। ये इशू आपका बार आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं एक नया लैपटॉप ले सकूँ या एक नई ड्राइव ले सकूँ ताकि मैं आपका जो डेटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकूँ। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पास, सारा पढ़ाई का ही है और इसमें डिलीट मानना नहीं चाहता। अगर बस ड्राइव होती तो मुझसे काम चलता, क्योंकि फिर मैं सारा डेटा उस ड्राइव में आपका ट्रांसफ़र कर देता, फिर लैपटॉप आपका फ्री रहता, फिर आपकी चीज़ें प्रॉपर तरीके से चलती। बट अभी ऐसा इशू आ रहा है। तो अभी हम वीडियो को यहीं रखते हैं, ठीक है, यहीं रोकते हैं आपका। आपका जब हमने यहाँ तक देख लिया आपका नीतिगत प्रबंधन कारण, आप थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक कारण देख लो, ठीक है, कि गरीबी और जो विधिक सहायता की कमी आपकी हो गई है, ठीक है। आपके अशिक्षा और जो कानूनी जागरूकता का अभाव का बना हुआ है, आपको प्रशासनिक उदासीनता की आपकी जो राजनीतिक प्रभाव का बना हुआ है, तो इन सब बातों को थोड़ा सा आपको देखना आपको रहना, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं। अगला पार्ट जो आपके न्यायिक विलंबीकरण है वो मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। मैं थोड़ा सा कुछ एक अस्थायी कुछ समाधान करता हूँ इस चीज़ का, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, तब तक आप इन जो आपने पढ़ लिया है इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करो, आंसर लिखो अपने बेहतर ढंग से, और जल्दी हम इस आपको जो सब्जेक्ट में आपका पेपर वाला पॉलिटी का सेगमेंट है आपको निपटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, थोड़ा सा इसका मैं समाधान कुछ करता हूँ। तब तक के लिए बाय।